अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके बाद हमारे पास ये वाला पेज आ जाता है। मेनली तो मैम ने कहा था कि सेकंड एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन मैम ने सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया था पेपर में। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, दो वेक्टर्स दे दिए जाते हैं और वो कहते हैं इनको ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करें या विक्टोरियली रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब भी यही है कि आपने उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो दो वेक्टर उन्होंने हमें दिए हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टू प्लस आयोटा। एक्स प्लस आयोटा वाई जनरल वेक्टर है, हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। इधर ही क्यों किया? क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर वो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई होता तो हम उसको इधर कर देते। इसी तरीके से अगर वो हमारे पास माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई होता, हम उसको इधर कर देते और इधर वाले पॉइंट का आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएंगे क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 इनको विक्टोरियली रिप्रेजेंट करें। मतलब आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, पहले ऐड करके एक वेक्टर बनाएं, फिर ऐड करके दूसरा वेक्टर बनाएं। उनको वेक्टर उन दोनों सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें, विच इज़ वेरी इजी। सो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ना, उस पर ये वाली एग्जांपल हमारे टेस्ट में आई हुई थी, पेपर में भी आ सकती है कि कौन सी वैल्यू ओरिजिन के करीब है। दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें, पॉइंट में आंसर निकालें। जो आंसर जो है जितना छोटा होगा उतना ज़ीरो के करीब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होता है 0 1 2, तो ज़ीरो के पास क्या है 1। सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेटिव में आंसर हो तो आंसर जितना छोटा होगा वही वाला ही आंसर ज़ीरो के करीब होगा, -1 करीब होगा -2 की निस्बत। ठीक है, माइनस में तो दिखने में आंसर छोटा होगा, वैसे हमें पता है कि नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो फर्दर एग्जांपल्स हैं इनको पढ़ लेना, ये सारी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक दो के प्रूफ दिए गए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी नोटबुक से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है, तो हमें पता है कि जी मॉड जो है वो इसके बराबर होता है, पता है ना। उसके बाद दोनों साइड का स्केयर ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये हमें पता है कि रियल पार्ट होता है, मैंने लिख दिया रियल जी का स्केयर। ये वाई हमें पता है इमेजिनरी होता है, दिया इमेजिनरी जी का स्केयर। ठीक है, तो एक्स जो है ये हमारे पास बात थी जो कि हमने यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। होगी पहली स्टेटमेंट प्रूव। इसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट हमें पता है वो क्या है, रियल जी विच इज़ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू रियल जी मॉड, मतलब एक्स स्केयर। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू जी मॉड विच इज़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी प्रूव जो है, आगे हम क्वेश्चन में भी कर लेंगे ज़्यादा डिटेल के साथ। ठीक है, इसी तरीके से इमेजिनरी वाला सेकंड करते हैं। ये हमारे पास प्रूव है, Z1 को x प्लस आयोटा वाई लेट कर लिया तो Z कॉन्जुगेट जो होगा x माइनस आयोटा वाई होगा, उसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। यहाँ पर उसने इसी वाली आइडेंटिटी को दोबारा लिख दिया। जब रियल जी जो है वो जी मॉड से छोटा है तो रियल जी का स्केयर भी जी मॉड के स्केयर से छोटा होगा। इसी तरह इस वाली आइडेंटिटी को इधर दोबारा लिख दिया। Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉड जो है वो Z1 मॉड और Z2 मॉड से छोटा होता है, ये हमने प्रूव करना है। Z1 को वैल्यू दे देंगे x1 आयोटा y1, Z2 को x2 आयोटा y2। इसी तरह यहाँ पर वैल्यूज़ दे देंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे। ये हमने Z1 की जगह x1 आयोटा y1 लेट कर लिया, Z2 की जगह x2 आयोटा y2 लेट कर लिया। हमने यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया, देन सॉल्व करते गए और ये हमारे पास फाइनल आंसर बचा x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर x2 स्केयर y2 स्केयर। हमें पता है ना ये पोर्शन किसके बराबर है, Z1 का मोड। इस तरह ये पोर्शन Z2 का मोड, जिससे ये बात साबित हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। मतलब वो हमने लेफ्ट का आंसर निकाला था, ये राइट का आंसर निकाला था, दोनों का आंसर यही आया है। गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया है, प्रूफ। यहाँ पे ये प्रूफ दिया गया लेकिन ये एक ही लाइन में है, तो हमने ये प्रूफ यहाँ से नहीं करना, हमने उधर से करना है। ठीक है, इसी तरह डिवाइड का जो है वो प्रूफ है, यहाँ पर एक लाइन में उन्होंने दे दिया लेकिन हम लोग अपना करेंगे। ठीक है, डिवाइड के लिए हमने Z1 को एक वैल्यू दे दी, Z2 को एक वैल्यू दे दी। x1 आयोटा y1 भी हो सकती थी, x2 आयोटा y2 भी हो सकती थी। मैंने ए बी की फॉर्म में लिया। मैंने उन दोनों को जब डिवाइड कराया तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं ना डिवीजन में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए, तो वो मैंने सारा सॉल्व किया। उसके बाद हमने उसका मॉड लेना था, फिर मैंने उसका मॉड फाइंड किया। ठीक है,
स्टेप जहाँ से समझ ना आए वहाँ से मुझसे पूछ लेना। उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। इसी तरह फिर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये आंसर आया। दोनों आंसर सेम है, तो हमने कहा हैंस एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रूव है z1 प्लस z2 लेस देन एंड इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, इट इज़ अ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये भी ये वाली भी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव्स हैं। ये टेस्ट में यानी कि पेपर में आ सकते हैं। मैम ने बड़े डीपली समझाए थे ये प्रूफ। ये हमारे पास पहले वाला प्रूफ है, z1 प्लस z2 लेस देन एंड इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। इस प्रूफ को करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हमने ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली, ठीक है। हमने इसका स्केयर लिया। जब स्केयर लेते हैं तो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अभी ऊपर ही पढ़ी है ये प्रॉपर्टी कि एक वैल्यू का स्केयर उस वैल्यू के उसके कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, वो वैल्यू और उसका कंजुगेट। हमें पता है कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कि दोनों वैल्यूज़ अगर ऐड हो रही हैं तो दोनों का सेपरेट हो जाता है। हमने दोनों का अलग अलग कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, z1 को इससे फिर दूसरी वैल्यू से, एंड ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। हमें पता है दो वैल्यूज़, एक वैल्यू और उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई हो रहे हो, यही वाली प्रॉपर्टी, तो वो उसके मॉड का स्केयर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ पर हमें पता है एक वैल्यू का मॉड और उसका फर्दर मॉड जो है वो उसी वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। ये कि अगर एक वैल्यू का डबल मॉड हो तो वो उस वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, z1 z2 मॉड था उसको वैसे ही लिख लिया। इसको इसके जैसा बनाने के लिए z1 का मॉड था, मैंने z1 होल का मॉड ले लिया, और z2 का डबल मॉड हो गया ना, ये वाला मतलब z2 पे मॉड नहीं है, मतलब वापस से यही वाली वैल्यू ही बनेगी, ठीक है। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक वैल्यू में उसी का मॉड ऐड हो रहा हो तो वो 2 रियल z के बराबर होती है। तो मैंने इस टर्म को लिख दिया 2 रियल ऑफ z1 z2 मॉड, ठीक है। ये एक वैल्यू, ये उस वैल्यू का मॉड, तो ये किसके बराबर होगी, 2 रियल ऑफ z के बराबर होगी, ठीक है। ये वैल्यू वैल्यू वैसे की वैसी, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रियल ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू z मॉड। तो यहाँ पे मैंने रियल ऑफ z की जगह z मॉड लिख दिया, ठीक है। तो सिंबल भी क्या आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू z1 z2, दरमियान वाली वैल्यू इग्नोर करें, होल का मॉड, बाकी दोनों टर्म्स वैसे की वैसी। हमें पता है दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो मॉड अलग अलग हो जाता है, यहाँ पे मॉड अलग अलग हो गया। अब ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर फार्मूला था, इसको क्लोज कर दिया। ए स्केयर a प्लस बी होल का स्केयर, स्केयर से स्केयर कैंसिल। उसके बाद क्या बचा, z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। तो क्या यही हमारी वैल्यू थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रूव है विच इज़ z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल का मॉड लेस एंड इक्वल टू z1 माइनस z2 होल का मॉड। इसका प्रूव कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लेट किया कि हमारे पास z1 जो है वो बराबर है z1 माइनस z2 प्लस z2, मतलब एक वैल्यू में एक चीज़ ऐड भी कर दी और वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर दी। अगर मैं ये कैंसिल करूँ तो वापस से z1 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड का हमने मॉड ले लिया। मॉड लेने के बाद हमें एडिशन की प्रॉपर्टी पता है, दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो तो दोनों का मॉड अलग अलग हो जाता है, लेकिन वो जो मॉड है वो प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर होता है। इसको हम करते हैं ज़रा प्रूफ। ये यहाँ पे मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश की है, मैंने लेट कर लिया। ये z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, आप ले भी सकते हैं तब भी प्रूव हो जाएगा। और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 0 है, ठीक है। देन मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे पास ये आंसर आया। अब एक चीज़ का स्केयर प्लस उसमें दूसरी और चीज़ का स्केयर प्लस उसमें एक और चीज़ का स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल कर दें y, उसमें एक चीज़ ऐड भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये वाली टर्म इस टर्म से बड़ी होगी ना। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक्स स्केयर है, यहाँ पे एक्स स्केयर में एक चीज़ ऐड भी हो रही है, फिर एक और चीज़ ऐड भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये चीज़ जो है इस चीज़ से बड़ी है। तो हमने इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आए, वहाँ प्लस की थी, यहाँ की किसकी होगी, माइनस की। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे अभी हमने z1 को सॉल्व किया है। अब हमने z2 कंसिडर कर लिया इसी तरीके से कि z2 बराबर है इस टर्म के। फिर हमने जैसे सेकंड स्टेप में उसका मॉड लिया था, हमने इधर इसका मॉड ले लिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप एक और स्टेप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोनों का मॉड अलग अलग कर दिया जैसे फर्स्ट में किया था। यहाँ पर ये पॉजिटिव थी, वहाँ आकर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई।
ठीक है। z2 माइनस z1 था, इसको z1 माइनस z2 बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और मॉड की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस जो है खा जाता है, सही है, मतलब माइनस वाली टर्म को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे z2 माइनस z1 था, इसको z1 माइनस z2 बनाना है इस शक्ल में, ताकि हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकें। ठीक है। तो z1 माइनस z2 बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लिया, वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। जब माइनस से या माइनस वाली किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी के जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। अगर वो ग्रेटर देन हो तो वो लेस देन हो जाता है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है। यहाँ पर लेस देन था, मैंने दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन ए को, तो वो कह रहे हैं z1 माइनस z2 जो है वो इस वैल्यू से बड़ा है और इस वैल्यू से छोटा है। तो मैंने लिख दिया z1 माइनस z2 छोटा है इस वाली वैल्यू से, विच इज़ दिस, और बड़ा है इस वाली वैल्यू से, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर x लाई करे प्लस ए और माइनस ए के दरमियान में, मतलब x माइनस ए से बड़ा हो और प्लस ए से छोटा हो, तो हम लिख सकते हैं कि x का मॉड जो है वो a से लेस एंड इक्वल है। ठीक। तो जो चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, मैं कह सकती हूँ ना कि हमारा ये x जो है वो प्लस ए और माइनस ए के दरमियान लाई कर रहा है, तो x का मॉड लेस और इक्वल होगा a से। ठीक है। जो कि हमारी प्रॉपर्टी थी कि x का मॉड लेस एंड इक्वल टू ए से, मतलब ये हमारा पास एक्स पोर्शन मैंने क्या था, ये वाई पोर्शन, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो फाइनली प्रूव हो गई है। ठीक है। इसमें कोई स्टेप समझना है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। इस प्रूफ के बाद हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो एग्जांपल है जो मैम ने पेपर में दी थी, लोअर बाउंड और अपर बाउंड का नाम क्या क्या, और तुम लोगों को नहीं आई थी, तो अब हम ये एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। तो जब मैम हमें ये टॉपिक पढ़ा रही थी ना, तो मैम ने हमें ये बताया था कि ये जो क्वेश्चन, या नहीं सॉरी, ये जो एग्जांपल है ये इस फॉर्म में आएंगी। मैम ने पूरा पर लिखवाई थी। तो मैम ने क्या कहा, फाइंड द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू विद z मॉड इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये आंसर स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये मैंने इधर ही लिख दिया। यूजिंग द प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो भी हमने प्रूव की है उसके ज़रिए हम अपर बाउंड फाइंड कर सकते हैं, और जो दूसरी प्रॉपर्टी माइनस वाली है उसके ज़रिए हम लोअर बाउंड फाइंड कर सकते हैं। अपर बाउंड फाइंड करते हैं z1 प्लस z2 मॉड z1 मॉड प्लस z2 मॉड। z माइनस z2 है तो ये मेरे पास z1 पोर्शन, ये मेरे पास z2 पोर्शन। ठीक है। z1 का मॉड प्लस माइनस z2 का मॉड, समझ में आ रही है ना। और मॉड की प्रॉपर्टी है वो माइनस को प्लस कर देता है, तो +2 हो गया। z मॉड की वैल्यू गिवन थी पुट की, आंसर आ गया 3। यहाँ पर सिंबल जो है ये इस फार्मूले से चेंज हुई है। इसी तरीके से हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट के आंसर आया 1 विच इज़ लेस। ठीक है। तो ये 3 अपर बॉन्ड और 1 लोअर बॉन्ड। ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 के ज़रिए कह सकते हैं कि हमारी दी गई वैल्यू जो है वो 1 से 3 के दरमियान में लाई कर रही है। ठीक है। इसी तरीके से ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व की है कि इसमें उसने सिर्फ हमसे कहा है कि अपर बॉन्ड बताएं, जबकि जी मॉड बराबर है 2 के। तो बताएं ज़रा कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला। जाहिर सी बात है अपर बाउंड फाइंड करना है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने इस वैल्यू को प्लस में तोड़ दिया। जब ये पेपर में आया था तो मेरा जो मेथड था वो थोड़ा डिफरेंट था। वो क्या था, मैंने इस 3 प्लस जी को z1 लेट किया था और जी स्क्र को z2 लेट किया था। वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी सॉल्व करें। ठीक है। तो मैंने फार्मूला लगाया, इन पे मॉड उन्होंने सबका अलग अलग कर दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी, एंड देन 9 जो हमारा आंसर आया है ये हमारा क्या है, अपर बॉन्ड है। ठीक है। ये जो है ये मेरे वाला मेथड है, मैंने इसमें इस पोर्शन को z1 लेट किया, इसको z2 लेट किया, इसका मॉड प्लस इसका मॉड। जब इस वैल्यू को खोलते हैं प्लस की प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों का मॉड अलग अलग हो जाएगा, देन वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है। दोनों का आंसर 9 है, और 9 हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है, क्योंकि हमने प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। लास्ट पेज पे जो एग्जाम्पल बैठे उसके बाद ये वाला पेज है जिस पे एक्सरसाइज 4 है, ये हम लोगों ने करना नहीं है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 4 करते हैं। एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ये बात प्रूव करें। हमने पीछे प्रॉपर्टी में भी प्रूव किया, लेकिन मैम वाले मेथड से एक बार देख लेते हैं। ये मैम ने हमें जो है कल परसों ही समझाया है, तो ये तुम लोग देख लो, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेना, वैसे इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि प्रूव करें कि ये टर्म इसके बराबर है। इस क्वेश्चन में दो मिस्टेक्स हैं। पहला तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आना है, और दूसरा यहाँ पर
लेस देन की जगह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आना है, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी में था, ठीक है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी में था ना हम कि Z1 प्लस Z2 जो है वो लेस है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के, उन्होंने ये टर्म इधर लिखी है और ये वाली टर्म उधर लिखी है, तो जाहिर सी बात है सिंबल भी चेंज होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली वही वाला प्रूव ही सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है व्हेन Z3 इज़ नॉट इक्वल टू Z4 शो दिस टर्म, ठीक है। ये मैं आपने क्वेश्चन नंबर 3 कल ही समझाया था, ये मैं बताती हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया, हमें पता है ये तो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, लेकिन हमें पता है कि एक चीज़ का मॉड उसके रियल पार्ट से बड़ा होता है, ठीक है। और ये चीज़ हमने प्रूव भी की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एक चीज़ का मॉड उसके रियल पार्ट से बड़ा होता है, ठीक है। हमने ये इनइक्वालिटी यूज़ की फ्रॉम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्लस वाली हमने यूज़ की, तो ना ये जो है ना ये एक और इनइक्वालिटी हमने ये वाली प्रूव नहीं की। अगर हम इंटरनेट पे देखें ना तो इसका भी प्रूव है, लेकिन मैम ने हमें सिर्फ 2 प्रूव करवाए हैं, लेकिन ये भी एक इनइक्वालिटी है। और ये तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर Z3 और Z4 ऐड हो रहा है और उनका मॉड मतलब x² प्लस y², यहाँ पर ये दोनों माइनस हो रहे हैं फिर उसका मॉड है, तो माइनस लेके तो जाहिर सी बात आंसर थोड़ा कम ही आएगा। अच्छा जी, तो हमने ये इनइक्वालिटी यूज़ की, जब हमने इसको बट्टे की शक्ल में लिखा तो इनका जो सिंबल है वो रिवर्स हो गया। अब किस तरीके से, मुझे पता है 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, जैसे ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन थी, इसी इनइक्वालिटी से अगर मैं इन दोनों को बटे में लिखूँ 1/3 तो वो लेस देन हो जाएगा 1/2 से। कैसे कि 1/3 का आंसर होता है 0.3 और 1/2 का होता है 0.5। तो बात तो सही है ना कि ये लेस है इससे, बटे में जितनी बड़ी वैल्यू हो वो उतनी ही छोटी होती है, सही है। तो हमने ये वाली वैल्यू यूज़ की। अब ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है। यहाँ पर बड़ी वैल्यू ये है, छोटी ये है, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू ये है और छोटी ये है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की दोनों की छोटी वैल्यूज़, लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल दोनों की बड़ी वैल्यूज़। तो दोनों की छोटी वैल्यूज़ कौन सी है, इसकी छोटी वैल्यू ये वाली बटे में आ गई, इसकी छोटी वैल्यू रियल Z1 Z2 वाली ऊपर आ गई, ठीक है। ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, इसकी बड़ी वैल्यू ये है नीचे आ गई, इसकी बड़ी वैल्यू ये है ऊपर आ गई, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहे हैं कि इस वैल्यू का मॉड फाइंड करें। तो मैंने ये किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहले तो उसको सिंपल फॉर्म में A+B आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि मॉड लेना आसान हो जाए, मॉड फाइंड कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने कहा इस बात को साबित करें। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हम कर लेते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास बुक में उन्होंने हिंट दिया है कि आप इस पॉइंट को यूज़ करके इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि नोट्स में तो हिंट है नहीं, अगर मैम ने ना दिया तो ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। हमने इस वैल्यू को खोला तो हमने स्क्वायर का फार्मूला है स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B², ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का था, दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो गया, ठीक है। दोनों साइड पर x² प्लस y² को ऐड करा दिया मैंने, ठीक है। इधर भी ऐड करा दिया और इधर भी ऐड करा दिया। ये हमारे पास यहाँ पे भी स्क्वायर है, 2x² और 2y² बन जाएगा, उनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये हमारे पास फार्मूला बंद हो जाएगा प्लस का, ठीक है। दोनों साइड पर अब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, 2 का स्क्वायर रूट, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वाली वैल्यू बच गई। तो 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसा, ये अगर मैं देखूँ तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर और का स्क्वायर रूट, ये जी मॉड के बराबर होता है, वो मैंने लिख दिया। एक्स हमारे पास रियल पार्ट होता है, वाई हमारे पास इमेजरी पार्ट होता है, लिख दिया। क्या ये वही स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव करनी थी? तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो गया है, प्रूव हो गया। आखिर में मैंने मेंशन भी किया कि जी को मैंने ये लेट किया तो रियल ये था और इमेजिनरी ये था, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिकली करते क्या है, स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम उस वैल्यू को n इज इक्वल टू 1 या 2 के लिए चेक करते हैं, फिर n इज इक्वल टू k के लिए चेक करते हैं, फिर k+1 के लिए चेक करते हैं, ये होती है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू थी, हमने लेट कर लिया कि ये रिजल्ट जो है वो सही होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, मैथमेटिकल इंडक्शन हमें यही कहती है ना। तो हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया दोनों साइड पे, z की पावर 1 होल की पावर 1 इस वैल्यू में पुट किया, तो क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, इसका मतलब ये ट्रू है। सेकंड स्टेप में हमने
हम के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एन एम के इक्वल लेट किया, हमारी मर्जी हम के भी कर सकते हैं। तो जेड की पावर एम, जब वो ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। जब ये ट्रू है तो हमने एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए किया, वो भी ट्रू होगा। देयर फोर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन जब ये वैल्यू हर पावर के लिए ट्रू है तो जेड पावर एन के लिए भी ट्रू होगी। तो हैंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट को प्रूव करें जब जेड मॉड बराबर हो 2 के। तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हमने ना लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली, उसको हमने नीचे वाली वैल्यू को फैक्टराइज करके ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये आंसर निकालने के बाद ये हमें पता ऊपर वाली वैल्यू का मॉड अलग हो गया, नीचे वाली का अलग हो गया। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों का मॉड है तो दोनों का मॉड अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, वन का मॉड जो है वो वन ही होता है। उसके बाद हमें पता है कि जी मॉड, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, जी मॉड बराबर होता है जी स्क्वायर के, और जी मॉड की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 हमने इस इक्वेशन में जी स्क्वायर की जगह 2 पुट कर दिया, इस बात को यूज़ करते हुए कि जी मॉड बराबर है जी स्क्वायर के। हमारे पास जी मॉड का आंसर है 2, तो जी स्क्वायर का आंसर भी क्या होगा 2। तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, 2 - 3, 2 - 1, 2 - 3 हमारे पास -1 आया, 2 - 1 -3 आया। मॉड की प्रॉपर्टी है वो माइनस को प्लस कर देती है, तो +1 +3 और 3 1 द 3। तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाली वैल्यू लेस एंड इक्वल है 1/3 से। ये हमारी स्टेटमेंट थी, तो वो क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। ठीक है।